मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अभी पढ़ रहे थे पाठ 2 का, और फिर अभी हम वह कंप्लीट हुआ है और फिर हम लोग पढ़ेंगे आज पाठ 3 संधि। संधि क्या है? संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? तो संधि का मतलब ये है जब आपस में मेल हो तो उसे हम संधि कहते हैं। लेकिन हम यहाँ व्याकरण के माध्यम से हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ संधि किसमें होता है? तो संधि का मतलब यहाँ ये होता है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन, विकार का मतलब परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम संधि कह रहे हैं तो क्या विकार हुआ, जैसे एक उदाहरण हम आपको देते हैं। आप विद्यालय पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर विद्या धन आय, ये हो गया। अब यहाँ देखिए आय और आ दोनों मिला के एक आ हो गया, तो परिवर्तन हुआ ना। तो यहाँ से देखिए ये आ धन आ बराबर एक आ हो जाता है। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा विद्यालय। ये विद्यालय हो गया। यही परिवर्तन ही संधि का होता है, जो जुड़ने के बाद परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि। एक और उदाहरण देख लीजिए, दिक् धन गज। अब ये अधूरा क है। एक नियम है व्यंजन संधि का कि जब हम पहले वर्ण का उसी वर्ण के तीसरे वर्ण से अगर मेल होता है तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ ये हो जाएगा बराबर दी ग ग दिग्गज। ये आप ध्यान दीजिए, यही परिवर्तन ही संधि, जो परिवर्तन हो रहा है इसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो अब संधि कितने प्रकार का होता है? तो संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। संधि 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या है? तो स्वर संधि। नंबर 1 स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या है? स्वर संधि वह संधि है जो स्वरों के आने से स्वरों में विकार उत्पन्न होता है। जैसे हमने विद्यालय का उदाहरण बताया था अभी, जैसे स्वरों के है। और व्यंजन, जैसे व्यंजन के आने से दिक् धन गज, क से क में व्यंजनों के आने से विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है। विसर्ग का उदाहरण हमने बताया था, तो देख लीजिए निह धन अंजन, निह प्लस अंजन, तो ये क्या होगा? ये होगा निरंजन। ये देखिए विसर्ग और अ मिलकर र के रूप में परिवर्तित हो गया, तो ये हो गया विसर्ग संधि निरंजन। ठीक है, तो ये तीनों के उदाहरण आपके समझ में आए होंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग के आगे से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसको विस्तृत रूप में आगे जो पढ़ते रहेंगे। फिर अब हम लोग पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के भेद तो कई हैं, लेकिन फिलहाल आपको 5 ही मात्र पढ़ने हैं तो ज्यादा, लेकिन 5 ही आपको पढ़ने हैं, तो 5 हम लोग पढ़ते हैं। स्वर संधि के
संधि, ऐसे लिख देना है, समझ में आपके आएगा। पहला क्या हो जाएगा आपका दीर्घ, दीर्घ संधि, ठीक। दूसरा दीर्घ वृद्धि, वृद्धि संधि। फिर तीसरा वृद्धि के बाद गुण संधि, गुण संधि। फिर तीसरा यण, फिर चौथा यण के बाद अयान। इसी के भेद में आता है पररूप संधि, पूर्वरूप संधि, ठीक है। तो उससे आपको मतलब नहीं है, बस इतना आप पढ़िए। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयान संधि, ये 5 भेद हैं, ठीक है। इन 5 भेदों को अब आपको ये देखना है, जैसे मान लीजिए क्रम अगर इधर उधर हो गया तो कोई बहुत वो नहीं है कि सर ऐसे दिया था क्रम में, इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये कहीं भी कोई भी हो सकता है, इन 5 के भेद में कहीं पर भी हो सकता है, तो इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं ये इसके बाद यही होना चाहिए। चलिए ये 5 हो गए। अब हम लोग एक एक पढ़ेंगे इन 5 के भेद कैसे हैं, दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण, अयान, ठीक है। तो अब इसको मिटाते हैं और फिर 5 के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, उदाहरण के लिए जगह चाहिए, तो ये देखिए आ गया आपका। सबसे पहला है दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। दीर्घ का मतलब बड़ा। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना जान लीजिए। और यहां से मैं लिख रहा हूं, ओ प्लस ओ बराबर ओ, आ सॉरी आ, ओ प्लस आ बराबर आ। देखिए दीर्घ होता है, दीर्घ मतलब बड़ा। आ प्लस ओ बराबर आ, ठीक है। आ प्लस आ बराबर आ। ऐसे ही ई का हो जाएगा 4, ई प्लस ई बराबर बड़ी, ई प्लस ई बराबर बड़ी, ये बड़ी। बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी, बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, ठीक है। ऐसे ही आपका एक और आता है, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, ऊ प्लस ऊ बराबर बराबर, ऊ प्लस ऊ बराबर बराबर। अब आप ध्यान दीजिए, ये कोई भी ह्रस्व या दीर्घ अ या आ, ई अथवा ई, ऊ अथवा ऊ के बाद समान स्वर माने वही अ या आ, ई या ई, जैसे हमने लिखा ना, अ अथवा आ के बाद, अ ई अथवा ई के बाद, ऊ अथवा ऊ के बाद अगर समान मतलब वही आ, अ, ई, ऊ, ठीक है, आता है तो उसी का दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे आप देख लीजिए रेखा, ये देख लीजिए सत्य प्लस अर्थ, सत्य प्लस अर्थ,
य में हलंत होगा, लेकिन जब या का मात्रा चूंकि थ के पहले है, थ के पहले लिए है तो और य में से निकला है तो य में ही जाके जुड़ जाएगा, तो ये मिल जाएगा हलन और सत्या, और ये बचा हुआ इतना इसको लिख देंगे सत्यार्थ। ठीक है, ये समझ में आया। फिर एक और ऐसे विद्यालय का देख लीजिए आप प्लस आ, देख लीजिए महा प्लस आत्मा, महाघन आत्मा, समझ में आ रहा है। यहां से आ और यहां से आ, दोनों मिला के आ। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ह में से लिए हैं और ये पूरा लिए हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, जो बचा उसको लिखिए म ह, लिख दिए हैं। अब चूंकि तो के पहले यहाँ पर तो हम लिखते तो कोई मतलब नहीं, लेकिन इसके पहले है तो आ का मात्रा यहाँ हो जाएगा और मा, महात्मा। ठीक है, एक ई का देख लीजिए ऐसे महाबली, ई का देख लीजिए मुनि धनेन्द्र, मुनि धन इंद्र। देखिए ये गलत हो गया, बड़ी का मात्रा होगा मुनि धन इंद्र बराबर क्या होगा, क्या होगा, यहां से हम लेंगे छोटी प्लस बड़ी, छोटी बराबर बड़ी। ठीक है, तो ये क्या होगा, मु नी आधा नौ और मुनिंद्र। ठीक है, ये ऐसे आपका ये हो गया। फिर देख लीजिए और सती धन इच्छा, एक बड़ी वाला देखिए सती प्लस इच्छा, इच्छा बराबर बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी। तो ये क्या होगा, सतीच्छा, सतीच्छा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम आते हैं ऊ वाले में, ऊ का मात्रा एक बनाएंगे ना, ऊ वाला भी देख लीजिए सिंधु धन उर्मी, सिंधु में क्या होगा, सिंधु प्लस उर्मी। ठीक है, अब सिंधु, सिंधु है, सिंधु। अब क्या होगा, ये ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, ये क्या हो जाएगा, सिंधु। ठीक है, ये हो गया सिंधु। ये था हमारा दीर्घ संधि, ये हमारा दीर्घ संधि था। अब आता है दीर्घ के बाद, दीर्घ के बाद क्या, अभी आप लिखे थे वृद्धि, वृद्धि गुण, अभी तो 4 बचे हुए हैं ना, तो हम किसी को भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वही आया है तो वही लिखेंगे, जो मन में आया वो पढ़ सकते हैं। कोई क्रम से कोई बहुत मतलब नहीं है, हमको नियम उसमें समझ में आने चाहिए, परिभाषा बस और उदाहरण। तो देखिए इसका और एक वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी, बढ़ना, आगे बढ़ना, उसमें बढ़ेगा। तो क्या बढ़ेगा, कोई बहुत नहीं बढ़ेगा। आप जान लीजिए इसकी परिभाषा है, जब अ या आ के बाद एक है और वो आता
ओ अथवा आ, कामा लगा तीसरा है मतलब इस या के साथ अगर ए आता है तब भी आए, ठीक है। और अगर ओ अथवा आ के पश्चात अगर आपका आय आता है तब भी आय होगा, ठीक। वैसे ही और एक कामा लगाने मतलब इसको ये कोई ये कहीं रहेगा, ये दोनों नहीं रहेगा। ये कामा का मतलब ये है या तो ये नहीं तो ये के साथ ही आएगा, ठीक है। और अथवा आ के पश्चात ओ, ठीक है। अगर आता है तो क्या होगा औ, ठीक। फिर है ओ अथवा आ के पश्चात अगर ओ आता है तो क्या होगा ओ। ये समझ लीजिए, ये दोनों में से एक, मतलब इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे तो ये होगा ओ बराबर ओ आ ओ बराबर ओ। मैं यही चीज यहाँ काम करके लिखा हूं। तो ये हो गया आपका। अब इसका आता उदाहरण, इसका परिभाषा है ओ अथवा आ के बाद अगर ए या ऐ आता है तो ए के स्थान पर ऐ हो जाता है और ऐ के स्थान पर ऐ ही होगा। वृद्धि मतलब बढ़ोतरी। तो वैसे ही है ओ अथवा या के बाद अगर ओ या औ आता है तो ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे एक धन एक, एक धन एक। अब देखिए क में से हमने क्या दिया औ प्लस ए बराबर आया। अब ये खत्म हो गया, ये आठ मिल के परिवर्तित हो गया है। क के साथ ये इसकी मात्रा क पे लगेगा एक क, ठीक है। एक है, एक प्लस एक बराबर एक है। अब दूसरा है मत धन एक, मत प्लस एक बराबर क्या होगा, यहां पर हो गया आपका और मत धन एक, मत प्लस एक और क में से और ये है प्लस ए बराबर ऐ। तो ये क्या होगा म त और ऐ का मात्रा ये चला आया है तो ऐ क मतैक्य, ठीक है। वैसे उदाहरण एक और देख लीजिए ओ वाला। जल प्लस ओद, ठीक है। तो हमने यहां से क्या दिया ओ प्लस ओ बराबर ओ। ये क्या होगा ज ल ध, जलाओ, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये हल करना है। अब जो बच गया है गुण संधि, या संधि और आयात संधि, ठीक है। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आप अब होमवर्क में आपका क्या होगा, स्वर समूह के स्वर संधि के भेद तथा
वृद्धि और दीर्घ संधि की परिभाषा लिखिए और परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। परिभाषा एवं उदाहरण, दो उदाहरण एवं दो उदाहरण एवं दो उदाहरण तैयार कीजिए। ठीक है, इतना काम आप कंप्लीट करिए, फिर जो बच गया उसको हम कर पाएंगे। धन्यवाद।